Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes. And today I will take a class on family, matlab second part of family. First part I have already discussed with you in earlier class, and now in second part I will discuss some more points on family. Typological approach of family. So in earlier lecture, I have already discussed you about the characteristics of family, definitions of family, processual approach of family. But here I will discuss about typological approach of family, means different typologies, types of families on different criteria. Here I will discuss with you. First is blood or marital ties, consanguineal, and second is conjugal. So two types are on the basis of blood and marital ties. First is consanguineal and second is conjugal. So consanguineal family is based on the relatives which are related to each other by blood. These blood relatives से मिलकर जब कोई फैमिली बनती है तो उसको हम consanguineal family कहते हैं. And the other type is conjugal family. And in this family, the relatives जो आपस में रहते हैं लोग family, वो होते हैं marital relatives, means those who are related to each other by marital ties. या इनको affinal relatives भी कहते हैं. Affinal relatives means those who are related by marriage, जिसमें कि husband and wife आते हैं. तो husband and wife आपस में किसी भी family का जो part होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ मैरिज, और इसलिए इनको हम एफाइनल रिलेटिव कहते हैं. एंड द फैमिली जो बनती है एफाइनल रिलेटिव्स के द्वारा उसको हम कॉन्जुगल फैमिली कहते हैं. तो फर्स्ट फैमिली इज consanguineal family, the family of blood relatives, and the second is family of एफाइनल relatives, जिसको कि हम कॉन्जुगल फैमिली कहते हैं. इसको एफाइनल फैमिली भी कह सकते हैं. Then second criteria is on the basis of structure, means number of members के आधार. Good evening प्रांजल. नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर जब हम फैमिली को डिवाइड करते हैं इनटू सम टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली जो मोस्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ द फैमिली है, कोर फैमिली होती है किसी भी सोसाइटी की, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली. और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कि मदर, फादर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन आते हैं. एंड या हम कह सकते हैं मदर, फादर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर एंड फादर. तो अनमैरिड चिल्ड्रन या डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कह सकते हैं यहाँ पर. तो न्यूक्लियर फैमिली होती है जो कि बेसिक टाइप ऑफ फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, और जो उनके अनमैरिड चिल्ड्रन के साथ रहा करते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. देन सेकेंड इज ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली जो कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर हमें ज्वाइंट फैमिलीज मिलती हैं, और विलेज एरिया में हमें ज्वाइंट फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज दोनों मिलती हैं. जबकि अर्बन एरियाज में जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ फैमिली है दैट इज न्यूक्लियर फैमिली. बट इन रूरल एरियाज, विलेज एरियाज, ज्वाइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली जो है मिलती है अभी भी इंडियन सोसाइटीज में. तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, दे लिव विद देयर मैरिड चिल्ड्रन जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर्स. तो मीन्स पेरेंट्स के मैरिड बच्चे और उनके भी बच्चे जब आपस में एक साथ रहते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली. और इसमें अगर दो ब्रदर हैं तो दो ब्रदर की फैमिली आपस में, फिर उनके पत्नी और बच्चे एक साथ रहेंगे तो उसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जैसा कि अक्सर हमारे समाज में दिखाई देता है. एक्सटेंडेड फैमिली होता है व्हेन फॉर 2 और मोर जनरेशंस, जब टुगेदर parents together live with their siblings and siblings, sons and daughters, grandchildren and their own married sons and daughters, their grandsons and granddaughters for more than 2 generations. तो 2 जनरेशन से अधिक कई जनरेशन तक जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिलीज कहते हैं.
तो पेरेंट्स के भी ब्रदर जैसे कि बोलते हैं कि ताऊ या चाचा जी, और उनके भी बेटे बहू और उनके भी बच्चे, और अपने भी परिवार के सारे लोग, तो सारे लोग एक साथ कई जनरेशन तक जब रहते हैं तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। तो न्यूक्लियर, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ structure or the number of members in a family. Then the third criteria is marriage. And marriage के आधार पर जो फैमिली के टाइप्स होते हैं वो होते हैं मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस फैमिली. Monogamous and polygamous family. Monogamous means when one male marries one female. Mono means single and gamy means union. में single union होता है when one male with one female, then it is monogamous. और जो most prevalent form of family जो अभी हमारे देश में या कहीं भी ज्यादातर सोसाइटीज में वो मोनोगैमी होती है. और अक्सर ट्राइबल सोसाइटीज में पहले देखा जाता था कि पॉलीगैमस फैमिलीज ज्यादा होती थी, पर उनमें भी समय के साथ चेंज आया और उनमें भी मोनोगैमस फैमिलीज दिखाई देती हैं. गुड इवनिंग अबू. तो इस तरह मोनोगैमस हो गया when one male marries to one female, and polygamy means several males, means when single male marries to one female then it is polygyny, and when a single female married to more than one male then it is polyandry. means polygamy में दो टाइप्स हो जाते हैं, polygyny and polyandry. तो फॉर एग्जाम्पल ये मेल है एंड मेल एंड फीमेल, ये मैरिटल टाई इसको कहते हैं. मीन्स इक्वल टू का साइन लगता है तो मैरिज का साइन होता है. और देन एक वर्टिकल लाइन नीचे आती है, और जो इस तरह के साइन होता है, इस तरह नीचे इन्वर्टेड, तो ये होता है सिबलिंग्स का. तो इनके जो बच्चे हुए ये आपस में ब्लड रिलेटिव्स हैं, और ये मान लीजिए एक सन है और दो सन है और एक डॉटर. ठीक है. तो ये क्या है, एक मोनोगैमस फैमिली. मोनोगैमस है मीन्स वन सिंगल मेल मैरिज टू अ सिंगल फीमेल. लेकिन अभी इधर अगर दो फीमेल्स हो जाए और उनकी भी आपस में कुछ फैमिलीज हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीगाइनस फैमिली कहेंगे. बिकॉज हियर अ सिंगल मेल मैरिज टू टू फीमेल्स, और दो फीमेल या दो से अधिक फीमेल से भी वो शादी करता है तो उसको हम कहेंगे पॉलीगाइनस फैमिली. और इसकी जस्ट अपोजिट अगर केस हो जाए तो ये हो जाएगा पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस फैमिली हो जाएगी, और इनसे ये जो बच्चे होंगे इस तरह शो किए जाएंगे. तो इस तरह पॉलीगाइनस पॉलीएंड्रस फैमिलीज हो गई. और मोनोगैमी मीन्स वन सिंगल मेल मैरिज टू अ सिंगल फीमेल. बट व्हेन मेल मैरिज टू मोर देन वन फीमेल, अगर एक फीमेल से ज्यादा फीमेल से शादी करता है देन इट बिकम्स पॉलीगाइनी. पॉलीगाइनी, द मैरिज फॉर्म इज पॉलीगाइनी एंड द फैमिली जो इस पॉलीगाइनी से बनती है दैट इज पॉलीगाइनस फैमिली. And when a single male marries to more than one females, many females, जिसमें कि दो टाइप्स होती हैं, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल. तो अगर ये दोनों फीमेल्स आपस में सिस्टर्स होंगी, अगर जो उसकी दो वाइफ हैं या दो से अधिक वाइफ्स हैं वो अगर आपस में दे आर सिस्टर्स टू ईच अदर, then it is sororal polygamy. Sororal polygamy. And when the wives of that particular male are not sisters to each other, वो एक दूसरे की सिस्टर्स नहीं है, वो एक दूसरे से स्ट्रेंज है, मीन्स बाहर दूसरी जगह से आई हैं और उनकी शादी हुई उस मेल से, तो वो नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी कही जाएगी. तो पॉलीगाइनी के दो टाइप्स हो गए, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी. अब हम एपिक्स में जाएं अगर तो रामायण महाभारत में हमको पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री दोनों के उदाहरण मिलते हैं. तो पॉलीगाइनी में मीन्स मोर देन वन वाइफ, जैसा कि दशरथ के 3 रानियां थी. ठीक है. तो उस तरह ये क्या हो गया, पॉलीगाइनी हो गई. लेकिन वो क्या थी, आपस में सिस्टर्स नहीं थी, इसलिए नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी थी. नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी.
लेकिन पॉलीएंड्री के केस में अगर द्रौपदी के जो हस्बैंड थे 5 पांडव, वो आपस में क्या थे, ब्रदर्स थे, तो दैट इज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री के केस में एक सिंगल फीमेल की शादी मोर देन वन मेल से होती है, तो हस्बैंड्स बहुत सारे होते हैं पर वाइफ एक ही होती है, उसको हम कहते हैं पॉलीएंड्री। एंड द टाइप ऑफ मैरिज इज पॉलीएंड्री, एंड द फैमिली which is made by this marriage is polyandrous family. And polyandrous families are also of two types, fraternal and non-fraternal polyandry. फ्रेटर्नल नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री दो तरीके की मैरिज होती है, उसके आधार पर दो तरीके की फैमिलीज बनती हैं, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिलीज एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिलीज। तो जो पांडव की जो शादी हुई थी द्रौपदी के साथ, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। तो इस तरह फ्रेटर्नल मीन्स जब आपस में सारे हस्बैंड्स क्या होंगे, ब्रदर्स होंगे टू ईच अदर, देन इट इज फ्रेटर्नल। And when all of them are not brothers to each other, then it is non-fraternal polyandry. So these are the types on the basis of marriage. Then another type of families are based on descent. And descent के आधार पर जिसमें कि patrilineal, matrilineal descent होता है. When descent is traced through male line or father's line, then it is patrilineal descent, means सारा जो राइट्स, प्रॉपर्टी और डिसीजन मेकिंग पावर ये फादर के हाथ में होती है, और प्रॉपर्टी भी उन्हीं के हाथ में होती है, और उन्हीं के साथ फिर वो हम ट्रेस करते हैं, मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब हम फादर के थ्रू ट्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी, पैट्रिलिनियल डिसेंट, और उसके आधार पर जो फैमिली हो जाती है वो लीनियल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रीपोटेस्टल फैमिली हो सकती है। जैसा कि अथॉरिटी और राइट्स के आधार पर भी हमने यहाँ नाम दिया है पैट्रियार्कल, पैट्रीपोटेस्टल। तो जो भी पैट्रिलिनियल फैमिली होगी उसमें पैट्रियार्कल भी होगा, पैट्रीपोटेस्टल भी होगा, और पैट्रीलोकल भी होगा। रेजिडेंस भी क्योंकि फादर की साइड में होगा इसलिए पैट्रीलोकल भी होगा, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम एंसेस्ट्री या डिसेंट ट्रेस करते हैं थ्रू द फादर, देन इट इज पैट्रिलिनियल, and then when we trace our descent through mother's line, then it is matrilineal. तो अथॉरिटी राइट्स में भी अगर हम देखें तो जब फादर के थ्रू ट्रेस करते हैं तो मींस उनके हाथ में ही सारे अधिकार होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी और प्रॉपर्टी सारा फादर के हाथ में होती है, मींस मेल हैंड्स में होती है, फिर पैट्रियार्कल। और जो कुछ ट्राइबल सोसाइटीज जहाँ पर ये ऐसी फैमिलीज मिलती हैं, नागा है, खासा, गोंड, कावार, भील, तो कुछ सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं, और कुछ ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब जैसे नागा है और खासा नॉर्दर्न इंडियन ट्राइब है। तो इस तरह जो है यहाँ पर पैट्रियार्कल फैमिलीज या पैट्रीलिनियल या पैट्रीपोटेस्टल कहा जाए तो ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ फैमिली है, जो मींस इंडिया के केस में द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ फैमिली इज पैट्रीलिनियल फैमिलीज, जिसमें कि अदर टाइप्स पैट्रियार्कल, पैट्रीपोटेस्टल या पैट्रीलोकल भी आप कह सकते हैं। देन मैट्रियार्कल, जो मैट्रीलिनियल फैमिलीज है वहां पे आपको मैट्रियार्कल मिलेगा, जिसमें कि अथॉरिटी एंड राइट्स आर इन द हैंड्स ऑफ मदर, और कहा जा सकता है कि फीमेल हैंड्स में होता है। तो जिसमें कि खासी और नायर, ये दो ट्राइब्स, मीन्स नायर सोसाइटी जो केरल के मालाबार कोस्ट की है, और खासी जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है। तो इसी तरह पैट्रीपोटेस्टल और मैट्रीपोटेस्टल भी इनको कहा जाता है। तो ये कुछ फैमिलीज हो गई अथॉरिटी एंड राइट्स के आधार पर और डिसेंट के आधार पर। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर कुछ बहुत सारी फैमिलीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज पैट्री लोकल एंड द सेकंड इज मैट्री लोकल, जो आपस में रिलेटेड है। जैसा कि अभी बताया कि पैट्रीलिनियल फैमिलीज में जब डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू मदर लाइन, तो यहाँ पर क्योंकि मेल या फादर के लाइन पे डिसेंट है, तो जब उनके बेटों की शादी होती है तो उसके जब सन की शादी होगी फादर के, तो जो हस्बैंड होगा वो फादर के प्लेस पे रहता है आफ्टर मैरिज, मींस पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस के आधार पर ये कुछ फैमिलीज बनती हैं, पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस। तो पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस के आधार पर जब फैमिलीज हम निर्धारित करते हैं तो फर्स्ट होता है पैट्रीलोकल, व्हेन द न्यूली वेड कपल लिव्स इन हस्बैंड्स फादर्स प्लेस, मींस
जो हस्बैंड होता है उसके फादर के प्लेस पर रहते हैं, फादर के रेजिडेंस में जब वाइफ उसके साथ रहने आती है तो उसको हम पैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। और मैट्रीलोकल होता है जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में मिलता है, और यहाँ पे वाइफ की मदर के प्लेस पर, वाइफ की मदर के रेजिडेंस में हस्बैंड रहने आता है उसके साथ, तो उसको हम मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। एम्बी लोकल होता है कि जब बोथ मदर एंड फादर्स प्लेस में रह सकते हैं आप, मीन्स दोनों के ही साथ, मीन्स जब हमारा डिसेंट हम दोनों से ट्रेस करते हैं, एम्बी लीनियल डिसेंट होता है, तो एम्बी लोकल रेजिडेंस हो जाता है। और एम्बी लोकल रेजिडेंस में जो फैमिलीज होती है उनको एम्बी लोकल फैमिलीज कहा जाता है। मीन्स बोथ मदर एंड फादर्स प्लेस, मीन्स न्यूली वेड कपल लिव्स either in father's place or in mother's place in matrilineal society and father's place in patrilineal सोसाइटी। तो यहाँ पर इनके लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, ये इनके साथ भी रह सकते हैं, इनके साथ भी रह सकते हैं। और बाई लोकल में भी वही चीज होती है, दे आर पार्ट ऑफ बोथ डिसेंट, बट दे कैन चूज, उनके चॉइस के आधार पर जहां उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, वहां पर वो रहेंगे। तो आइदर ऑन मदर्स प्लेस और फादर्स प्लेस, ऑन चॉइस, ऑन देयर चॉइस। तो इसको बाई लोकल कहते हैं, बाई लोकल रेजिडेंस कहते हैं। नियो लोकल होता है न्यू प्लेस पे रहना, मीन्स आफ्टर मैरिज जब न्यूली वेड कपल या हस्बैंड एंड वाइफ एक नए प्लेस पर जाकर रहते हैं, जैसा कि अक्सर आजकल दिखाई देता है कि जहां पर सर्विस होती है हस्बैंड की, वहां पर वो जाकर एक नए शहर में नई जगह पर रूम लेकर या हाउस लेकर रहते हैं, तो उसको नियो लोकल रेजिडेंस कहा जाता है, जो कि न फादर के प्लेस से बिलोंग करता है न मदर के प्लेस से बिलोंग करता है। एक न्यू प्लेस होता है, न्यू रेजिडेंस होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नियो लोकल, and the family is known as neolocal family. Then comes the avunculocal family. avunculocal family में हस्बैंड के मैटरनल अंकल के रेजिडेंस में रहा जाता है। तो जो हस्बैंड के मामा होते हैं उनके रेजिडेंट में जब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद रहने जाता है तो उसको avunculocal रेजिडेंस कहते हैं। एमिटा लोकल होता है कि व्हेन पैटर्नल आंट्स रेजिडेंस, मीन्स जब बुआ के घर में रहा जाता है, मीन्स ऐसा एग्जैक्ट इसके उदाहरण नहीं है, पर ये एक कैटेगरी दी गई थी जिसमें कि पैटर्नल आंट के रेजिडेंस में जब हस्बैंड विद हिज वाइफ वो रहने जाता है आफ्टर मैरिज, देन इट इज एमिटा लोकल रेजिडेंस एंड द फैमिली इज एमिटा लोकल फैमिली। देन वीरी लोकल फैमिली एंड उक्सारी लोकल, ये भी आपस में मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल से जुड़े हुए हैं। वायरी लोकल जो फैमिली होती है उसमें हस्बैंड के प्लेस पर रहना, मीन्स जो पैट्रिलोकल से ही सेम होता है, मीन्स वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के प्लेस पे रहती है और हस्बैंड का प्लेस क्या होता है, उसके फादर का प्लेस होता है। तो पैट्रिलिनियल फैमिलीज में, पैट्रिलोकल फैमिलीज में, पैट्रियार्कियल फैमिलीज में ही वायरी लोकल रेजिडेंस भी पाया जाता है, मीन्स हस्बैंड के प्लेस पर वाइफ शादी के बाद रहने जाती है, जैसा कि अक्सर होता है, मीन्स ये कॉमन है। तो हस्बैंड के प्लेस पे रहते हैं, क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटीज कुछ कम ही है जहाँ पे ये मैट्री लोकल रेजिडेंस होते हैं, और वायरी लोकल या वीरी लोकल तो अक्सर देखा जाता है, तो हस्बैंड के प्लेस पर रहती है वाइफ, तो इसी को वायरी लोकल कहते हैं। ऑक्सॉरी लोकल होता है जब वाइफ के प्लेस पे रहता है, जिसमें कि मैट्री लोकल सोसाइटीज में पाया जाता है। वेरी लोकल जो है हस्बैंड के प्लेस पे है, लेकिन सॉरी लोकल क्या है, वाइफ के प्लेस, वाइफ के रेजिडेंट, और वाइफ का रेजिडेंट मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में कहाँ होता है, उसके मदर के घर में होता है। तो मदर के घर में जब हस्बैंड वाइफ के साथ रहने जाता है तो उसी को सॉरी लोकल कहा जाता है। तो ये सेम रेजिडेंस है एज मैट्री लोकल, और वेरी लोकल जो है सेम है एज पैट्री लोकल। तो दीज आर सम फैमिलीज बेस्ड ऑन रेजिडेंस। Then comes the inheritance rules in family. तो जो जमीन जायदाद जो कहा जाता है प्रॉपर्टी राइट्स, या जो कुछ अधिकार होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये सारा कुछ फैमिली में किसके हाथ में जाए, बड़े सन की छोटे सन पे, तो इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो प्राइमोजेनिचर जो एक रूल है जिसमें कि ओल्डेस्ट चाइल्ड को ही वो इनहेरिट करता है सारे प्रॉपर्टी राइट्स, उसी के अधिकार होते हैं, वही सब लेता है, तो उसको हम प्राइमोजेनिचर कहते हैं। और अल्टीमोजेनिचर कुछ एक फैमिलीज में होता है जिसमें यंगेस्ट चाइल्ड को सारी प्रॉपर्टी राइट्स दे दी जाती हैं, तो उसको कहा जाता है कि अल्टीमोजेनिचर।
तो ये कुछ इनहेरिटेंस रूल्स हैं एंड ये दीज आर द टू टर्म्स for these inheritance rules: primogeniture and ultimogeniture. Primogeniture in which the oldest child inherits the property rights, while the ultimogeniture in which the youngest child inherits the property rights. Then here's the difference between the family, domestic group and household. तो अक्सर इसको हम लोग एक ही मान लेते हैं, फैमिली सेम एज डोमेस्टिक ग्रुप एंड हाउस होल्ड। तो फैमिली के केस में हम मान सकते हैं कि फैमिली इज अ हाउस होल्ड ऑल्सो, एंड ये एक डोमेस्टिक ग्रुप भी है। फैमिली एक डोमेस्टिक ग्रुप भी है, एक हाउस होल्ड भी है। पर हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप एक फैमिली जरूरी नहीं है कि वो एक फैमिली हो। कहने का मतलब ये है कि हाउस होल्ड एक मकान हो सकता है, एक घर हो सकता है जिसमें कि कुछ लोग आपस में साथ में रहते हैं, तो वो एक छत के नीचे रहते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपुल लिव अंडर टुगेदर अंडर सेम रूफ, वो एक छत के नीचे रहते हैं। दे मे और मे नॉट कंस्टिट्यूट अ फैमिली, यहाँ से जरूरी नहीं है कि वो फैमिली, क्योंकि वहां पर फ्रेंड्स भी रह सकते हैं साथ में। तो एक रूम, जैसा कि अक्सर लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे बाहर, तो कुछ फ्रेंड्स आपस में रूम लेकर रेंट में एक साथ रहते हैं, तो वो एक हाउस होल्ड है, वहां पे साथ में रहते हैं। कुछ वर्कर जो ऑफिस में जाने वाले लोग, वो भी एक रूम लेके एक साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर भी लोग साथ में रहते हैं, पर वो एक फैमिली नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो एक फैमिली है। फैमिली का मतलब जो पहली डेफिनेशन दी गई थी फैमिली की, कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप इंक्लूड्स एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस एट लीस्ट टू ऑफ whom maintain a socially approved sexual relationships and one or more children owned or adopted of sexually cohabiting adults. तो मर्डक के द्वारा ये जो डेफिनेशन दी गई थी, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में उसको बताया था, और जिसमें कि कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रिप्रोडक्शन, ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें कि और एडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस आपस में रहते हैं, रिप्रोडक्शन हो। ये फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी डेफिनेशन में, जिसमें कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और सोशियोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, और ये मर्डक की डेफिनेशन है। तो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है फैमिली की। पर हाउस होल्ड में आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो, और दोनों सेक्सेस के लोग रहें ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाउस होल्ड के केस में सेम सेक्स के लोग भी रह सकते हैं, मीन्स फ्रेंड्स, वो आपस में मेल हो सकते हैं, मेल मेंबर्स टुगेदर लिव इन ए हाउस होल्ड। यहाँ पर हो सकता है कि जो फीमेल वर्कर्स ही हो सिर्फ रहती हो। तो एडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस जरूरी नहीं है यहाँ पर केस। हो सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप पर मेल फीमेल दोनों रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो चिल्ड्रन के लिए रहते हो साथ में, ऐसे ही रह सकते हैं। तो अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए या वन और मोर चिल्ड्रन के लिए वो रहने के लिए इसलिए वहां रहते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो जब केस अगर हाउस होल्ड में फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, देन दैट हाउस होल्ड इज कॉल्ड एज फैमिली, तब वो फैमिली कहलाएगा। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली के जरूरी नहीं है कि किसी हाउस होल्ड में पाए जाए। तो यहाँ पर रूफ तो सेम है, दे लिव अंडर सेम रूफ। कॉमन रेजिडेंस है, कॉमन ये है, कॉमन किचन भी होता है, कॉमन हर्थ एंड कॉमन किचन, बट मे और मे नॉट कंस्टिट्यूट फैमिली। तो हाउस होल्ड के केस में ये है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है वो फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करें। एंड अनदर इज डोमेस्टिक ग्रुप। तो फैमिली एक डोमेस्टिक ग्रुप भी हो सकती है, पर सभी डोमेस्टिक ग्रुप फैमिली नहीं हो सकते। फैमिली एक हाउस होल्ड हो सकती है, बट ऑल द हाउस होल्ड नॉट फैमिली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि फैमिली के अंदर तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक हाउस होल्ड की भी होती हैं, एक डोमेस्टिक ग्रुप की भी होती हैं। पर डोमेस्टिक ग्रुप और हाउस होल्ड में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती जो एक फैमिली की होती है। तो डोमेस्टिक ग्रुप एक हाउस होल्डिंग, एक हाउस कीपिंग यूनिट होता है, जो एक रिप्रोडक्टिव कंजप्शन प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है। ग्रुप्स मेड बाय किनशिप, डिसेंट एक्सेट्रा, बट नॉट स्पेसिफिकली बाय मैरिज। तो यहाँ पर आपस में जो कंसेंटिनियल रिलेटिव्स भी रह सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुगेदर लिव, और वो एक डोमेस्टिक ग्रुप बन सकता है। ब्लड रिलेटिव्स आपस में रह सकते हैं, मे नॉट लिव अंडर द सेम रूफ। बट डोमेस्टिक ग्रुप की खासियत क्या होती है कि वो जरूरी नहीं है कि एक ही रूफ के नीचे रहे, जैसा कि हाउस होल्ड में हमको मिल रहा था कि एक ही रूफ के नीचे रहते थे। डोमेस्टिक ग्रुप में दे मे नॉट लिव अंडर सेम रूफ।
or one roof, and there may be cluster of huts in a compound. एक एरिया होता है जिसमें कि आसपास सभी आपस में रिलेटिव्स छोटे छोटे हट्स में रहा करते हैं, पर जो ही नहीं एक ही हट के नीचे रहे। तो बहुत सारी हट्स रहेंगी जिसमें कि सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते हैं, किसी में सिर्फ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहते हैं, किसी में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और भी दूर दूर के रिलेटिव्स रहते हैं। तो आपस में क्लस्टर्स ऑफ हट्स जो है वो एक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है और यहाँ पर बहुत सारे हट्स हैं, तो ये पूरा डोमेस्टिक ग्रुप बनाता है। तो इसमें बहुत सारे किचन्स हो गए, बहुत सारे रूफ्स हो गए, क्योंकि अलग अलग हट है, सेपरेट हट्स है, बट ये एक डोमेस्टिक ग्रुप है। जैसा कि नायर्स के केस में मिलता है हमको तारावाड़। तारावाड़ एक डोमेस्टिक ग्रुप है जिसमें कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक तारावाड़ में रहते हैं, और इस ग्रुप के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दूसरे तारावाड़ के ब्रदर एंड सिस्टर से मैरी कर सकते हैं। तो इस तरह वो आपस में रिलेशन स्थापित करते हैं, पर एक साथ एक ही रूफ के नीचे नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया कि डोमेस्टिक ग्रुप में सेम किचन नहीं होता है, सेम रूफ नहीं होता है, और क्लस्टर ऑफ हट्स एक कंपाउंड में मिलकर रहते हैं, तो उसी को हम डोमेस्टिक ग्रुप कहते हैं। और एक सिंगल डोमेस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं, सिंगल यूनिट्स भी हो सकती है, मतलब एक सिंगल फैमिली जो है वो भी एक डोमेस्टिक ग्रुप हो सकती है, जो सिंगल एक रिप्रोडक्टिव कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है, पर ऐसे बहुत सारे भी मिलकर एक डोमेस्टिक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह ये एक हाउस होल्डिंग और हाउस कीपिंग यूनिट होती है, एंड दे मे नॉट लिव अंडर वन रूफ, और जिसमें कि बिरहोर्स के तांडा भी आते हैं, जो वो भी एक कंपाउंड में बहुत सारे छोटे छोटे हट्स होते हैं, और वो इनको भी ये एक डोमेस्टिक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह फैमिली, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप्स ये शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट अदर आर डिफरेंट। Impact of urbanization, industrialization, modernization and feminist movements on family. तो फैमिली पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, और यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं, वेस्टर्नाइजेशन। तो हाँ, तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है फैमिली पर? तो जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि अर्बन सोसाइटीज में जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पॉपुलेशन लोड की वजह से वो मीन्स हर चीज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लैंड कम पड़ने लगती है, लोग ज्यादा आ जाते हैं। और तो ऐसा होता क्यों है? अर्बनाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। और ये क्यों होता है? जब जॉब अपॉर्चुनिटीज या हायर एजुकेशन के लिए अर्बन, ज्यादातर सिटी एरिया में ही ये सारी चीजें होती हैं, तो इसकी वजह से रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं, और वहां पर क्योंकि सीमित है, रिसोर्सेस आर मीन्स वो संसाधन जो है सीमित है, लिमिटेड संसाधन है, लेकिन लोग इंक्रीज कर जाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है अर्बन एरिया की, तो वहां पर रिसोर्सेस कम पड़ने लग जाती हैं। तो इस वजह से क्या, हाँ, तो ये हो गया अर्बनाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली में बिखराव आता है। जो लार्ज फैमिलीज थी, जो मीन्स रूरल एरिया से लोग कमाने के लिए या एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? फैमिली में बिखराव होता है। जो लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो ज्वाइंट फैमिलीज हमारे रूरल एरिया का, या हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज, जो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन फैमिलीज का, ये जो है नष्ट होने लगता है मीन्स समय के साथ, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स जब कॉलोनियल रूल आया, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज या ये सब सारी चीजें अर्बन एरियाज में मीन्स बसी, तो उसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने की वजह से भी। तो दीज आर ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारा कुछ आपस में रिलेटेड है, इन्हीं की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन मीन्स लोग अर्बन एरिया की तरफ आने लग गए, और उससे क्या हुआ? उनकी फैमिली पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर संसाधन सीमित है, तो लोग अकेले रहेंगे, सो मीन्स
फैमिली पूरी लाकर नहीं रहेंगे, तो या तो सिर्फ मेल मेंबर कमाने आएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग अकेले कमाने आ जाते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं घर में। तो जो वहां पर ज्वाइंट फैमिलीज का वो हिस्सा रहते हैं, पर वो अकेले कमाने आ जाते हैं अर्बन फैमिलीज यहाँ पर। तो या कभी कभी अपने वाइफ और बच्चे को ले आते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस फैमिलीज जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं। तो अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज कर जाती है और ब्रेकडाउन ऑफ ज्वाइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो इसका एक प्रभाव पड़ा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का और मॉडर्नाइजेशन का, कि ज्वाइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज जो है वो ब्रेक होने लगती हैं, जो बड़ी फैमिलीज हैं वो टूटने लगती हैं, और छोटी फैमिलीज का इंक्रीज होता है, ये इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। अब ऐसे केस में क्योंकि यहाँ पर कमाने की मीन्स जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज महंगी होगी, वो अपने बच्चों के साथ आ गए हैं, तो इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही काम करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में हस्बैंड एंड बोथ आर वर्किंग, जिसमें कि इकोनॉमिक बर्डन एक कारण हो सकता है, कॉस्टलियर लाइफ है, और कैरियर कॉन्शियसनेस जो है ये भी एक कारण बनता है कि दोनों वर्क करते हैं। क्योंकि पहले गर्ल्स जैसे कि नहीं करते थे, सिर्फ शादी कर दिए, अब उनको भी जैसे शिक्षा, तो शिक्षा के बाद जॉब करना है और घर चलाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ महंगा हो गया है। तो ये सारे कारण एक साथ मिलकर ये मजबूर कर देते हैं कि दोनों ही जॉब करते हैं। तो दोनों ही जॉब करेंगे तो इसका मतलब कि उनके पास फैमिली के लिए कम समय मिलेगा। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और मीन्स हस्बैंड वाइफ दे लिव विद देयर पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, तो आपस में क्या होगा, उनको समय की कमी हो जाएगी। तो देर इज लेस टाइम फॉर फैमिली, तो अपने फैमिली के लोगों के साथ स्पेंड करने के लिए उनको कम समय मिलेगा, ऑफिस या वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से समय कम हो जाएगा, बच्चों के लिए समय कम हो जाएगा, तो उनमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, चिल्ड्रन में स्ट्रेस डेवलप होगा, पेरेंट्स में या वाइफ में आपस में एक दूसरे के प्रति, और फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह का चीजें डेवलप होंगी, मेंटल हेल्थ इससे इफेक्ट होगी, और तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, जिसमें कि चाइल्ड, ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ, किसी के ऊपर भी हो सकता है, और डिवोर्स केसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब टाइम नहीं होगा तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा और झगड़े होंगे, और हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स होगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि लिटरेसी स्टेटस जब बढ़ता है, मीन्स हर कोई लिटरेट होता है, और समाज में सोच बढ़ती है, अवेयरनेस आती है, एजुकेशन को ज्यादा हम महत्व देते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो आपस में, तो इन सब की वजह से तमाम ऐसे चेंजेस आते हैं जो फैमिली को इफेक्ट करते हैं, और इससे जो है ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं फैमिली में। मेजोरिटी ऑफ यूथ क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं लेट मैरिजेस। तो पढ़ना है ज्यादा, मीन्स उनको अपने ऊपर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है, कैरियर भी होना है, तो उसके लिए वो लेट मैरिजेस करते हैं मेजोरिटी ऑफ यूथ, जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। पहले क्या है कि डिपेंडेंट होते थे फादर मदर पर, और नौकरी नहीं लगी रहती थी तब भी शादियां हो जाती थी, अर्ली मैरिजेस होती थी, यंग एज में ही मैरिज हो जाया करती थी, बच्चे भी हो जाया करते थे। पर आजकल क्योंकि समय के साथ सोच बदली है, और जब तक क्योंकि लाइफ इतनी मतलब कठिन हो गई है जीना, और सब कुछ इतना कॉस्टली है जीवन, तो इसलिए लेट मैरिजेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब तक हाथ में पैसा नहीं तो शादी कैसे। तो इस तरह मेजोरिटी ऑफ यूथ प्रेफर लेट मैरिजेस, जिसमें कि बॉय एंड गर्ल दोनों आते हैं। तो इससे क्या होता है, मैरिज रेट और बर्थ रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो लेट मैरिजेस होंगी तो मैरिटल स्टेटस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कई लोग तो करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो लेट मैरिजेस करेंगे। और बर्थ रेट भी, मान लो शादी कर भी लिया तो बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है अपने ऑफिस या वर्कलोड से, तो इससे जो बर्थ रेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। और अगर बर्थ हो भी गई तो टाइम नहीं है, तो बच्चे पे स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन, तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फैमिली को ही इफेक्ट करता है। तो लेट मैरिजेस ऑल्सो रिजल्ट इन चिल्ड्रन विद द इनबॉर्न सिंड्रोम, और बच्चे अगर लेट मैरिजेस से होते हैं तो एक मेडिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, जिसमें इनबॉर्न सिंड्रोम डेवलप होता है, डाउन सिंड्रोम, इस तरह का। तो ये सारा कुछ इफेक्ट करता है मैरिज, कहीं ना कहीं फैमिली को ही ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, डिवोर्स एंड ब्लेंडेड फैमिलीज।
तो रिजल्ट क्या होता है ऐसी चीजों का? डिवोर्स फैमिलीज हो जाएंगी, ब्लेंडेड फैमिलीज निकलेंगी, सोलो पेरेंट फैमिलीज एंड फोस्टर फैमिलीज। तो फोस्टर फैमिलीज तो इन सब चीजों से अलग है कि जब भी कोई मदर फादर या एक्सपायर कर गए, जैसे कि अभी कोविड केसेस में ही मदर फादर एक्सपायर कर गए, तो ऐसे केसेस में बहुत लोग ऐसे चाइल्ड को ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी केयर करते हैं, तो उसको फोस्टर फैमिलीज कहते हैं। सोलो पेरेंट फैमिलीज इसका ही एक इम्पैक्ट है कि जब डिवोर्स हो जाता है तो एक बच्चा मीन्स बच्चे सिर्फ किसी एक पेरेंट के साथ रहते हैं, तो सोलो पेरेंट फैमिलीज कहा जाता है। डिवोर्स फैमिलीज है, ब्लेंडेड फैमिलीज में स्टेप फैमिलीज भी इसको कहा जाता है, जिसमें कि जो डिवोर्स्ड हस्बैंड वाइफ है वो अपने प्रीवियस मैरिजेस के चिल्ड्रन के साथ रहा करते हैं, तो उसको ब्लेंडेड फैमिलीज कहते हैं। तो इस तरह कुछ नई फैमिलीज का ओरिजिन होता है जो इस तरह के स्थितियों में। Then impact of globalization, ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट सिमिलर ही है, क्योंकि सेम एज इन केस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि जो अवेयरनेस बढ़ती है, हम आपस में कई सोसाइटीज के कांटेक्ट में आते हैं। ग्लोबल मीन्स क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक परिवार का रूप हो जाता है, और आजकल इंटरनेट और डिजिटल जो ये मीन्स एज आ गई है, इससे क्या है कि विश्व के किसी कोने का भी कल्चर सोसाइटी आपसे दूर नहीं है, अछूती नहीं है, और सारा कुछ हम सब जानते हैं, तो उसका प्रभाव इंसान के रहने, उसके सोचने पर पड़ता है, और ये सारा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी फैमिली पर भी पड़ता है। तो इसमें भी वही सारे कुछ रीजंस आ जाते हैं। और कट फ्रॉम द रूट्स एज चिल्ड्रन और हस्बैंड्स गो टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, बिजनेस, सर्विस, जॉब एटसेट्रा। तो क्योंकि सब किसी को हायर एजुकेशन के लिए, किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कहीं बाहर, अब्रॉड भी जा सकता है या सिटी में आ सकता है, तो उससे फैमिली टूटती है और वो अपनी जो रूट्स होती हैं विलेज की या जहाँ भी उनका घर परिवार था, वहां से वो दूर हो जाते हैं, रूट्स कट होती हैं, और उनमें जो वैल्यूज होती हैं, लॉस ऑफ वैल्यूज भी होता है, जो उनकी सोशल वैल्यूज थी फैमिली की, वो भी उनसे वो दूर हो जाते हैं। और फैमिलीज मूवमेंट में भी इंक्रीज होता है, rise in divorce, blended family, impact on mental status of children, live in relationship होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप के केसेस ज्यादा, क्योंकि ये जो खासकर इंडिया के समाज में ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अभी ये केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मान सकते हैं, या वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट, मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट मान सकते हैं। और गे लेस्बियन कपल्स भी होते हैं, जिनको एलजीबीटी फैमिलीज भी कहा जाता है, जिसमें कि गे लेस्बियन कपल्स या ट्रांसजेंडर्स और लिव इन रिलेशनशिप के लोग भी फैमिलीज बनाते हैं। सोशल लाइफ इफेक्ट होती है एंड मोर टाइम इज स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया। तो आजकल जो डिजिटल एज में हम ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया में ही स्पेंड करते हैं, तो फैमिली के लिए समय कम मिलता है, और जब फैमिली के लिए समय कम होगा, हर कोई मोबाइल और इसमें ही व्यस्त रहेगा, तो उसमें क्या होता है, या टीवी या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो फैमिली के लिए समय कम होता है, तो उनमें जिनके साथ हम अपनी बातें नहीं शेयर करते, उनकी या उनकी हेल्प नहीं करते। जैसे फैमिली की हमने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि साइकिक सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट मिलता है हमको फैमिली मेंबर्स के द्वारा। और जब हर कोई सोशल मीडिया या इस तरह की चीजों में व्यस्त हो जाएगा, एक ही घर में सोफे पर तीन लोग बैठे और तीनों लोग मोबाइल में व्यस्त है, जैसा कि आजकल हर घर की सीन हो गई है, ज्यादातर लोगों की हो गई है, हो सकता है सभी का ना हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या किसी को मेंटल सपोर्ट देंगे? उसको तो सारा सपोर्ट तो सोशल मीडिया से मिल रहा है। आपस में जो सपोर्ट था एक समाज का, आपस में या नेबर्स के बीच में भी हम मिलते थे और उनसे बातें करते थे, तो एक दूसरे को हेल्प करते थे, और फैमिली में भी आपस में हेल्प होती थी। ये सारा कुछ समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इससे भी फ्रस्ट्रेशन या मेंटल स्टेटस जो चाइल्ड का है वो इफेक्ट होता है, या फैमिली मेंबर्स के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, पेरेंट्स जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह, क्योंकि बच्चों के पास समय नहीं रहता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें कर पाए, हस्बैंड वाइफ के पास समय नहीं रहता आपस में बातें कर पाए, और पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं रहता कि बात, तो इस तरह आपस में दूरी बन जाती है, कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है।
और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की चीजों और पे मतलब इफेक्ट करता है। और फिर डिसीजन जो कोई घर का बड़ा लेता था, हर कोई डिसीजन ले लेता है, तो ये सारी कुछ नई चीजें डेवलप होती हैं इस तरह के केसेस में। लेट मैरिजेस यहाँ पर भी प्रिवेलेंट हो जाती है, डिक्रीज इन मैरिज एंड बर्थ रेट। या तो बेबी करते ही नहीं, और बेबी करते हैं तो एक, और फिर उसकी भी वो ध्यान नहीं रख पाते। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं आजकल की फैमिलीज में होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। और सोलो पेरेंट फैमिली, एलजीबीटीक्यू फैमिली, मिक्स्ड फैमिली, तो मल्टी एथनिक या मल्टी रेशियल फैमिलीज भी होती हैं कुछ एक सोसाइटीज में, उसको मिक्स फैमिली कहते हैं। एलजीबीटीक्यू फैमिली जिसमें कि हमने बताया कि लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये सारे कुछ भी फैमिली डेवलप करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या वो चाइल्ड भी मीन्स उनको मिल जाता है इंसेमिनेशन। ये सारी कुछ जो आजकल मेडिकल में एडवांसमेंट आया, मेडिकल टेक्निक्स में, उसकी मदद से वो भी एक फैमिली मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी जो शारीरिक क्षमता हो ना हो, वो इन सारी टेक्निक से कर सकते हैं। तो इस तरह एक फैमिली ये भी बनाते हैं, तो एलजीबीटीक्यू फैमिली कहा जाता है इसको। और जब बहुत सारे रेसेस के लोग और डिफरेंट सोसाइटीज के लोग, एथनिक, मल्टी एथनिक ग्रुप मीन्स डिफरेंट धर्म, जात और मीन्स कई मल्टीनेशनल भी हो सकते हैं, दूसरे देशों के साथ भी जब हम फैमिलीज बनाते हैं, मैरिज रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, तो उसमें मिक्स फैमिली बनती है। तो इस तरह बहुत सारी फैमिलीज ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मान सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन और इन सब चीजों से, ऊपर वाली चीजों से जुड़ा हुआ था, मॉडर्नाइजेशन से। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है फैमिली पे, तो सारा कुछ वही है। राइज इन डिवोर्स, ब्रोकन फैमिलीज, ब्लेंडेड फैमिलीज, सोलो पेरेंट फैमिलीज, इम्पैक्ट ऑन मेंटल स्टेटस ऑफ चाइल्ड। तो जब फैमिली ब्रेक ब्रेक करेगी तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइल्ड पर ही पड़ता है, तो उसके मेंटल स्टेटस पर इफेक्ट पड़ेगा और आपस में रिश्ते टूटते हैं, तो दोनों ही स्ट्रेस या उसमें केसेस में आ जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में भी फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक है, इसका एक रिजल्ट है। और डिक्रीज इन, क्योंकि फ्रीडम चाहिए, किसी बंधन में जैसे नहीं रहना है, क्योंकि मैरिज के बाद तमाम ऐसे सोशल रूल्स आ जाते हैं जिसको आप फॉलो करना पड़ता है, एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, एक समाज का, तो उसमें आपको तमाम ऐसे बंधनों से बंध जाते हैं। पर इस केस में आप ऐसे किसी बंधन से नहीं बंधे होते हैं, तो इस तरह आजकल के जो मॉडर्न केस में यूथ है वो इसको प्रेफर करते हैं, तो इस तरह ये भी एक कारण बनता है। Decrease in marriage and birth rate, communication gap between couples and children parents। तो इस तरह जैसा कि पहले डिस्कस किया कि इस तरह कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है। This was all about this lecture. Thank you, Abu and Pranjal, for joining this class. Meet you in next class.